Hello everyone, I welcome you again in this video series in which we were discussing about the previously asked numerical problems on the metal cutting part. So till now, till we have completed the 4 videos and in which we have completed around 13 problems. Okay, so in this video, we are starting with the 14th one. Okay, so let's start. So first problem is in a single point cutting tool, a turning tool. Okay, side rake angle and orthogonal rake angle are equal. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो चीजें दी गई हैं, मतलब दो चीज इसका यूटिलाइजेशन करना है कि आपका एक टूल सिग्नेचर जो होता है दैट इज एएसए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, और एक होता है आपका ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम दैट इज ओआरएस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग ओआरएस का टूल सिग्नेचर लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ओआरएस, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अल्फा कंसिडर करते हैं, दैट इज रेक एंगल सिर्फ हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम ए से लिखते हैं तो उसमें हमारा अल्फा एस भी होता है और अल्फा बी भी होता है, मतलब बैक रेक एंगल भी होता है और साइड रेक एंगल भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम ओआरएस कंसिडर करते हैं तो उसमें हमारा आई दैट इज इंक्लिनेशन एंगल, मींस कितना इंक्लाइन रखा है, मींस ऑब्लिक कटिंग है या ऑर्थोगोनल कटिंग है। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग होती है तो हम उसको जीरो के कंसिडर बराबर कर लेते हैं। और एक जो वैल्यू होती है दैट इज लेमड़ा, आपका जो लेमड़ा होता है दैट इज अप्रोच एंगल और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो ये जो है आपका इस टर्म्स में, ये जो आपकी टर्म्स है इनका कन्वर्जन आपको अगर पता है तो ही आप इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको जो ट्रिक्स हैं, जो जिस ट्रिक के बेसिस पे मैंने चारों, देयर आर 4 फॉर्मूलाज, तो मैंने इन चारों फॉर्मूलों को कैसे याद किया हुआ है तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक है तो आप मुझे बताना, ताकि जो पब्लिक है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम्स, इट विल बिकम इजी फॉर देम, बिकॉज ट्रिक जो होती है हमेशा उसको रटना होता है। लेकिन उस रटने में भी क्या होता है, थोड़ा अगर हम दिमाग लगा दें, कोई इस तरह की चीजें बना लें जो हमें आसानी से याद रह सके, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ओके, तो नेक्स्ट इज फर्स्ट जो आपको दिया है दैट इज साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एस से, एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल जो है दैट इज अल्फा। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, मींस अल्फा एस इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, लेमड़ा जो है, लेमड़ा इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड इट्स रेंज इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब इसकी रेंज जो है दैट इज अल्फा, लेमड़ा की जो वैल्यू है दैट इज बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। ठीक है, now the chip flow in the orthogonal plane, okay, then the value of lambda is closest to, means इसी lambda की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ पे रेंज दी हुई कि दैट व्हाट इज द रेंज, मतलब हालांकि ये 0 to 90 डिग्री है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमें पहले कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब कन्वर्जन के लिए जो मुझे मैंने जो ट्रिक याद रख रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें बेसिकली यहाँ पर 4 फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और चारों फॉर्मूले हैं, पहला है अल्फा का, देन अल्फा एस, देन अल्फा बी, देन आई इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, जब मैं इसको चारों जो फॉर्मूले हैं मैं उनको पहले इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा साइन लेमड़ा, यहाँ पर है आपका कोस लेमड़ा, चारों में लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब जो चारों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, अब उनका ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा। उनका ऑर्डर है अल्फा, अल्फा एस, अल्फा बी और आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखनी है, या फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पर और यहाँ पर जो लिखनी है, उसके अलावा यहाँ पर बीच में प्लस या फिर माइनस के साइन आएंगे चारों में, तो वो हम डिसाइड करेंगे। मतलब ये जो चारों पहले वैल्यू जो आएंगी यहाँ पे सब 10 के टर्म में आएगी, मतलब 10 अल्फा, 10 अल्फा एस, 10 अल्फा बी, 10 आयोटा। ठीक है, 10 आई। और अब हम मूव करते हैं, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 10 अल्फा। ठीक है, अब 10 अल्फा की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा एस और अल्फा बी की टर्म में। ठीक है, सिमिलरली जब हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें करनी है अल्फा बी और अल्फा एस की टर्म में। ठीक है, मतलब दोनों सेम, अल्फा एस और अल्फा बी। ठीक है, तो पहले हम 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 10 अल्फा के लिए हमें चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों वैल्यूज आ गई, मतलब एक यहाँ पे रखनी है हमें, एक यहाँ पे रखनी है। तो पहली जो वैल्यू है दैट इज अल्फा एस, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 अल्फा एस। यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा बी। अब प्लस आएगा कि माइनस, उसका ध्यान रखना है आपको, आप क्लॉकवाइज चले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या आपने मूवमेंट किया है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब मूवमेंट करेंगे तो आपको लाना है प्लस, आपको लिखना है प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, हम यहाँ से पहले आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 आई की, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आई, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बी और अल्फा एस, तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्या आएगा 10 अल्फा बी, 10 अल्फा बी, फिर क्या आएगा 10 अल्फा एस, तो यहाँ पर आएगा 10 अल्फा एस। अब इस डायरेक्शन में थी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 10 अल्फा एस की और 10 अल्फा बी की। तो पहले हम 10 अल्फा एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अल्फा एस और अल्फा बी की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और आई। तो 10 अल्फा एस के लिए पहले मैं इधर मूव करता हूँ क्योंकि इधर तो अल्फा बी आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, दैट इज पहले आएगा 10 अल्फा, मतलब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 10 अल्फा एस की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले 10 अल्फा, ठीक है, फिर क्या आएगा 10 आयोटा, 10 आई। किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या बची अल्फा बी की, तो 10 अल्फा बी। अब बी के लिए इस डायरेक्शन में तो अल्फा ऐसे तो मूवमेंट नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो पहले क्या आ रहा है आई, फिर क्या आएगा अल्फा। तो पहले आ गया 10 आई, फिर आ गया आपका 10 अल्फा, ठीक है। किस डायरेक्शन में था क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। तो ये जो है आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसको चारों को रटने जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको रटनी पड़ती हैं, ठीक है। तो रटते आप रट तो रहे हैं, लेकिन उतना रटिए जो मतलब उस तरह से रटिए कि आपको थोड़ा चीजें बाद में याद भी आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें अल्फा एस और अल्फा की इक्वल वैल्यूज दी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अल्फा की टर्म जो है यहाँ पे भी है और अल्फा एस यहाँ पे भी है, लेकिन हमें अल्फा बी के बारे में इस प्रॉब्लम में कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि इसने बोला है कि दैट इज हमें इसमें इसमें ये बोला गया है कि द चिप फ्लो इन द ऑर्थोगोनल प्लेन। ऑर्थोगोनल प्लेन का मतलब है कि जो आई की वैल्यू है दैट इज इंक्लिनेशन एंगल जो है दैट इज जीरो, मींस देयर इज नो ऑब्लिक कटिंग, दैट इज अ ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को लाइए बाहर। तो 10 अल्फा एस को लिख रहा हूं मैं 10 अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10 अल्फा इंटू साइन लेमडा माइनस 10 आई, 10 आपका आई की वैल्यू 0 डिग्री इंटू कॉस लेमडा। तो 10 जीरो कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी 0, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, सिर्फ 10 अल्फा इंटू साइन लेमडा। अब 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, मतलब बचेगा क्या 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा इंटू साइन लेमडा। तो दोनों कैंसिल आउट, साइन लेमडा इक्वल्स टू कितना बचेगा 1, और अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। तो आपको प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट दैट प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। दिस विल बी गिव यू अ ग्रेट एडवांटेज, ओके। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so next problem is from IITR. Okay, so the minimum shear strain in orthogonal turning with a कटिंग टूल ऑफ जीरो रेक एंगल, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल्स टू आपका कोट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं क्या गिवन है। कंडीशन जो गिवन है दैट इज कटिंग टूल ऑफ जीरो रेक एंगल, मींस आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू कोट फाई, तो कोट फाई को मैं इस तरह से लिख दूं क्या, 1/10 फाई। ठीक है, प्लस 10 फाई माइनस 0, तो कितना बच जाएगा, 10 फाई। अब आपको क्या करना है कि इसमें मिनिमम शेयर स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। अब मिनिमम शेयर स्ट्रेन फाइंड आउट कैसे की जाएगी, ना तो आपको फाई गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे 10 फाई इक्वल्स टू एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि 10 फाइन से भी हो सकता है, लेकिन आपका जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बन जाएगी, 1/x प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली करने वाले क्या है हम लोग, मैथमेटिक्स यूज करनी है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम जो रेंज मैक्सिमम मिनिमा जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम कब होता है, जब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका डबल डेरिवेटिव अगर d2 विद रेस्पेक्ट टू dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले डी एप्सिलॉन विद रेस्पेक्ट टू dx आपको करना है। तो जब आप इसको करेंगे दिस विल गिव यू -1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड दैट विल गिव यू लाइक x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी +1 और -1। ठीक है, अब ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो कैसे पता लगेगा, जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या करिए, इसको डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, एप्सिलॉन इक्वल्स टू dx स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस तो ऑलरेडी है, यहाँ से -2 आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है x की d बाई डी एक्स रेस टू एन कितना होता है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये -2 आ गया और ये कितना हो जाएगा, -3। 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, तो ओवरऑल कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो 2/x, सॉरी 2/x क्यूब। नाउ अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, एंड जब x इक्वल्स टू -1 लेता हूं तो दिस विल बी लाइक लेस देन 0। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, x इक्वल्स टू 1 पे। कितनी आएगी, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। या दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड अगर इसमें रट रखा है आप लोगों ने तो आप आसानी से कर देंगे इसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रटे ना, क्योंकि रटना जितना कम हो उतना बढ़िया, कंसेप्ट वाइज हो तो ज्यादा ठीक। अब इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि आपका जो टूल वर्क पीस ज्योमेट्री होती है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका वर्क पीस हो गया, दिस इज योर टूल। ठीक है, एंड ये आपका चिप हो गया दैट इज फ्लोइंग ओवर द rake. Okay, this is chip, this is tool, and this is workpiece. Okay, now इसको मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज अल्फा, बिकॉज ये आपका रेक फेस है और ये वर्टिकल टू दैट वर्क पीस, सो दिस इज अल्फा। नाउ फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, टूल चिप इंटरफेस कौन सा, ये वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट जो लेट्स सी वन बाय वन कंडीशंस। सो फर्स्ट इज डिक्रीजिंग द रेक एंगल। ठीक है, अब अगर आपको डिक्रीजिंग करना है तो इस रेक फेस को आपको इस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, और एक काम करता हूं मैं इसको 0 ही कर देता हूं। डिक्रीजिंग मतलब कितना भी कर सकते हैं, तो मैंने 0 कर दिया। तो इस टूल जो फाइनली आपको दिखेगा वो दिखेगा इस तरह से। ठीक है, अब जो चिप फ्लो होंगी वो इस तरह से होगी, ये आपकी चिप फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो टूल था उसका कुछ एंगल था आपका रेक एंगल। ठीक है, तो आपका जो चिप फ्लो हो रहा था वो इजीली यहाँ से हो जा रहा था, बिकॉज देयर इज सम मतलब
देयर इज सम एंगल, तो वो इजीली आपका टूल के ऊपर आ जा रहा था। अब क्या है कि आपका ये पूरा ये जो सरफेस है ये टूल की आ गई, ठीक है, ये आपका टूल है। तो इसके ऊपर क्या है कि परपेंडिकुलर आपको आपका चिप तो कट रहा है इस तरह से, ठीक है, अब उसको सीडनली जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो ये चिप फ्रिक्शन लगाएगी ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके अलावा आपका जिसमें नुकसान हो रहा है वो ये होगा कि आपको यहाँ से क्या है कि परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो दैट इज अ थ्रस्ट फोर्स, ओके। इस डायरेक्शन में जो आपका होता है दैट इज एफ सी, ठीक है। तो एफ टी आपको बहुत ही ज्यादा होल्ड करके रखना पड़ेगा। आपकी जो एफ टी की वैल्यू होगी यहाँ पे एफ सी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जो जहां से हम होल्ड कर रहे हैं ये उसको पॉइंट कंसिडर करके इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं अदर, क्योंकि जो आपकी चिप्स हैं वो अगर फ्लो हो रही हैं तो वो उस पर फोर्स तो लगाएगी ना। अगर आपने उसको होल्ड प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, इफ यू आर नॉट गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, वो टिल्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेक एंगल जब आप जीरो कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपका कम नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ये जो ऑप्शन है आपका कंप्लीटली गलत हो गया। दूसरा मूव करते हैं इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट। अब डेप्थ ऑफ कट समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ आपको, थोड़ा आपने अगर बी आप सभी ने बीटेक तो की है, लेकिन अगर आपने बीटेक में सीरियसली थोड़ा वर्कशॉप किया है तो मैं उसको यहाँ पे आपको थोड़ा याद कराना चाहूंगा कि इनिशियली मान लीजिए ये टर्निंग हो रही है, इधर आपका चक है जिसमें आपने एक सिलेंड्रिकल बार को फिक्स कर दिया है। Now this is your single point cutting tool. So this is a principle, the side cutting edge. तो अब आपको क्या करना है कि इनिशियली हमें क्या करना होता है, जब टर्निंग करनी होती है तो हमें कुछ डेप्थ ऑफ कट देना होता है। अगर इस डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू 1 से लेके 3 mm या फिर 4 mm तक है, तो आपको जब थ्रू आउट इसका मूवमेंट करेंगे तो आपको जो सरफेस फिनिश मिलेंगी दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है। तो वो आपको आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज बहुत कम डेप्थ ऑफ कट पे रिमूव हुआ है। बिकॉज जब आप चिपनेस थिकनेस जो चिप्स इसकी रिलीज हो रही हैं अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी काफी स्मॉल साइज रहेंगी, ठीक है। और जो सरफेस रफनेस सरफेस रहेगी आपकी, जो भी आपकी सिलेंड्रिकल बार आपको मिल रही है आफ्टर द टर्निंग, तो वो भी क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो कि मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के 1 से 3 ना करके मैं इसको 4 mm कर देता हूँ, या 5 या 6 या अप टू 1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि पहला जो होने वाला है कि सबसे ज्यादा जो फोर्सेस आएंगे वो आएंगे टूल के ऊपर, ठीक है। तो देयर में भी ये चांसेस के टूल फ्रैक्चर हो जाए, टूल ब्रेक हो जाए। दूसरा, आपका फ्रिक्शन जो है, बिकॉज आरपीएम सेम है आपका, तो फ्रिक्शन सेम है और लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल यू आर रिलीजिंग दिस टाइम, ओके। तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है कि आपको क्या होगा कि सरफेस रफनेस, जो सरफेस की जो प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, बीच बीच में ऐसा लगेगा कि मटेरियल छूट ही गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो फ्रिक्शन है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसके अलावा बचते हैं दो ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हम लोग एक सॉफ्ट मटेरियल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो आपका चिप है, ठीक है, दिस इज चिप, दिस इज टूल एंड दिस इज वर्क पीस। नाउ, तो आप ये आपका जो होता है दिस इज प्राइमरी शियर जोन, दिस इज सेकेंडरी शियर जोन, ठीक है। अब आपका स्लो स्पीड, लो स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब मैं इसको लो स्पीड कंसिडर कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग मतलब बहुत हाई है हमारे पास, ठीक है। तो लो स्पीड, लो कटिंग स्पीड जब है, ठीक है, जब आप इसका जो चिप्स है आपकी वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो ये जो टूल है आपका ये बेसिकली क्या है, चिप्स इसके ऊपर मूव हो रही हैं। जब चिप्स इसके ऊपर स्लोली मूव हो रही हैं बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट, और जब भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट है तो वहां पे आपका रबिंग हो रही है। अब रबिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी राइज होता जा रहा है। अब टेम्परेचर तो राइज हो ही रहा है, बट इनका क्या है कि कॉन्टेक्ट भी बहुत ज्यादा है। कॉन्टेक्ट ज्यादा होने का रीजन क्या है, कटिंग स्पीड इज लो। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो मटेरियल है, नाउ दिस इज अ सॉफ्ट मटेरियल वी आर कंसिडरिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे
ये जो आपकी टूल चिप यहाँ पे निकलती जाएगी, इसमें क्या होगा, जब आप इसकी बॉटम सरफेस को देखेंगे तो इससे कुछ मटेरियल रिमूव हो चुका होगा। अब ये रिमूव मटेरियल होके यहाँ पे ही कलेक्ट हो चुका होगा, बिकॉज राइज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो द रीजन। तो जो राइज इन टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बल्क वेज शेप बन जाएगी। अब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्ट अप एज। बाय द वे ये हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपका फ्रिक्शन यहाँ, ये जो लो स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड भी स्लो है आपका, तो इसका रबिंग भी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेल्ड हो गया मटेरियल। अब यहाँ पर वेल्ड हो गया तो अगेन जो आपका फोर्सेस सप्लाई होंगे, जो कंटिन्यूअसली चिप्स फ्लो हो रही है, हालांकि उसकी वजह से ये जो वेज शेप होगी ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अलोंग जो भी फ्लो हो रहा है उसके मटेरियल के साथ चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि ये जो वेज शेप फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू दी हाई फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो आप अगर लो स्पीड कर रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन कम नहीं होगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो बचता है दैट इज हाई कटिंग स्पीड। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है आपका सी, ये तो पहले ही नहीं था। ऑप्शन डी ही बचता है, लेकिन ऑप्शन डी को इस तरह से देख लेते हैं हम लोग कि हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड है तो ये आपका टूल की शेप है, तो इस तरह से आपका चिप्स जो है वो निकल जा रही है। हालांकि रबिंग यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है दैट इज इन माइक्रोन। ओके, ये जो रबिंग है, टेम्परेचर भी राइज होगा, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था चिप का, वो दैट इज वो बहुत ही कम है। जो ये रीजन है आपका, इसमें बहुत ही कम टाइम के लिए वो कांटेक्ट में आया और निकल गया। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर तो हो ही रहा है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चिप हाई स्पीड करने की वजह से आपका फ्रिक्शन भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, रटने वाले इसको रट भी सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा मत रटिए, क्योंकि कितना रटेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन करना है तो रटना पड़ेगा आपको, बट जो चीज कंसेप्ट से हो जाती है उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलर्स टू लाइफ एक्सपोनेंट एन की वैल्यू दी है आपको 0.45, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब जो हम लोग वी टी रेस टू एन इक्वल्स टू सी कंसिडर करते थे, यहाँ पे सी ना लिख के इसको के लिखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो के की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है फॉर टूल ए। ओके, एंड सिमिलरली टूल बी दिया है, उसके लिए कंडीशंस दोनों अलग हैं एन और C। तो इस बार क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते वी ए टी ए इक्वल्स टू वी बी टी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, टी बी रेस टू एन इक्वल्स, ये दोनों इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जब ये करते थे हम लोग तो उसमें सी क्या था, रहता था कांस्टेंट रहता था, मतलब के भी मान लीजिए तो कांस्टेंट रहता था, बट यहाँ पर के की वैल्यू दोनों टूल्स के लिए अलग अलग है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट जो हमें फाइंड आउट करनी है, बट वो क्या है, दैट इज अबव which the tool A will have a higher tool life than tool B. Now अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि टूल A के लिए जो लाइफ है दैट इज TA, और टूल B के लिए जो लाइफ है दैट इज TB। तो टूल A will have a higher tool life than टूल B, तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, दैट इज TA is greater than TB। उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होगी? तो अब आपको इस प्रॉब्लम को अगर करना है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों के लिए जो कटिंग वेलोसिटी है या कटिंग स्पीड जो है वो v है। ठीक है, इसके लिए भी v है, इसके लिए भी v है, तो आप चिंता मत करिए, कटेगा कुछ भी नहीं। इसके लिए दैट इज v इंटू टी ए रेस टू एन इक्वल्स टू के वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से मैं टी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता, मतलब पहले वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज v तो हमें फाइंड आउट करना है। टी ए जो हमें दिया हुआ नहीं है, इसकी वैल्यू है 0.45 और इक्वल्स टू है आपका 90। तो यहाँ से मैं टी ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो टी ए कितना हो जाएगा, 90 अपॉन वी रेस टू 1/0.45, सॉरी 0.45। ठीक है, तो मैंने भी इसको, हाँ इसको जब निकालेंगे आप, क्योंकि 1/45 थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो टी ए इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ, दैट इज 90/v रेस टू, ये जो मुझे मिल रहा है दैट इज 2.22। ठीक है, मैं 4 तक लिख सकते हैं लेकिन वो सब 2 ही है। ठीक, नेक्स्ट इज सिमिलरली फॉर बी टू, दैट इज टी बी रेस टू एन इक्वल्स टू के, तो यहाँ से मुझे वी टी बी रेस टू 0.30 इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से मुझे टी बी मिल जाएगा, इस टर्म में मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, दैट इज टी बी इक्वल्स टू 60 अपॉन वी
रेस टू 1/0.33 करेंगे तो आएगा 3.33। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करिए, टीबी और टीए की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो दैट इज 90 रेस टू 2.22 अपॉन v रेस टू 2.22 इज ग्रेटर देन 60 रेस टू 3.33 अपॉन v रेस टू 3.33। इसको जब इस वैल्यू को क्या करता हूं मैं इधर ले आता हूं और इस वैल्यू को मैं इधर राइट हैंड साइड में ले आता हूं, तो दिस इज v, दोनों जगह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह v है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं दैट इज 3.33 माइनस 2.22 इज ग्रेटर देन 60 रेस टू 3.33 अपॉन 90 रेस टू 2.22। ठीक है, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो ओवरऑल मुझे जो ये वैल्यू इस साइड इसकी जो वैल्यू मिल रही है दैट इज v रेस टू 1.11 यहाँ से बच जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 38.4055। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पावर रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 38.4055 रेस टू 1/1.11। ठीक है, तो यहाँ से v इज ग्रेटर देन जो मुझे वैल्यू मिल रही है दैट इज 26.7 मीटर पर मिनट। ओके, तो दिस इज द अबव, दिस इज द कटिंग स्पीड अबव विच टूल ए हैज अ हायर लाइफ। ठीक है, तो हायर लाइफ के लिए पहले ही हमने कंसिडर कर लिया था, और जो हमें वेलोसिटी मिली दैट इज 26.77। ओके, तो ऑप्शन विल बी ए। ओके, so in this video we are stopping up to here. In the next video we'll start from the problem number 18 onwards. So thank you so much guys.